Dear students, good evening and assalamu alaikum and welcome back to Nursing Mentorship with Sir Bilal Said. स्टूडेंट्स आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 8 जो है ऑक्सीजनेशन रिस्पिरेशन फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि डाउ की पीपीटी है। सही है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, क्योंकि मोस्टली ये फाइनल टॉस में ही पढ़ाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखना है। इसके पार्ट 1 में इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और इसका पार्ट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो बना के फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। उसके लिए आपने क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू। सो लेट स्टार्ट के आज की यूनिट के हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज के ऑब्जेक्टिव्स है। यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंटरफेयर विद द इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी टिश्यूज़। कौन से फैक्टर्स हैं जो मोस्टली इंटरफेयर करते हैं विद इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू, जिसको वो क्या करता है, वो फैक्टर जो है इंटरफेयर करते हैं किसको, जो इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन होती है और द बॉडी टिश्यू, उसको कौन से फैक्टर है जो ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं वो डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। जब कौन से कॉमन जो है मैनिफेस्टेशन है वो देखेंगे कि वो हमारे रिस्पायरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को जो है उसके फंक्शन को अल्टर करता है, तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। दूसरा है कि डिस्कस द लाइफ रिलेटेड चेंजेस एंड द प्रॉब्लम इन द रिस्पायरेशन फंक्शन इन कार्डियोवास। अब हम बात करें कि लाइफ स्पैन रिलेटेड, मतलब उनके लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि उनके रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो फंक्शन है उनमें क्या क्या चेंजेस आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, डिस्क्राइब द नर्सिंग मेजर एंड इंश्योर द पेशेंट एयरवे। ये देखना है नर्सिंग मेजरमेंट्स क्या है और किस तरह पेशेंट की एयरवे को हमने इंश्योर करना है। रिकॉग्नाइज द इमरजेंसी रिलेटेड टू द रिस्पायरेटरी एंड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कौन सी इस तरह की इमरजेंसीज़ है उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दूसरा है कि एक्सप्लेन द वेज दैट केयर गिवर कैन डिक्रीज द एक्सपोजर ऑफ द क्लाइंट इन इन्फेक्शन। कौन सी इस तरह की वेज है जो हम केयर गिवर जो है वो क्या करता है उससे जो मतलब जिस तरह की इन्फेक्शन की पेशेंट को जो एक्सपोजर होता है टू द इन्फेक्शन, उससे किस तरह उनको डिक्रीज़ किया जा सकता है, तो वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन द मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है, तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। दूसरे अप्लाई द नर्सिंग प्रोसेस। अच्छा, नर्सिंग प्रोसेस को हमने अप्लाई करना है जो भी हम क्लाइंट के हवाले से बात करते हैं जिनको मतलब उनकी जो रिस्पायरेटरी फंक्शन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो अल्ट्रेशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम किस तरह के नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, तो उसमें भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली द वर्ड ऑक्सीजनेशन जो है मैं टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। कि ऑक्सीजनेशन बेसिकली होता क्या है। ऑक्सीजनेशन को समझे कि डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी इज कॉल्ड बॉडीज़ टिश्यूज़। जो बॉडीज़ के टिश्यूज़ है और सेल है जिसको डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर होता है बॉडी के सेल एंड टिश्यूज़ तक, तो उसी को हम सिंपल कहते हैं कि ऑक्सीजनेशन। सही है। दूसरा हम बात करते हैं एक रिस्पायरेशन की बात करते हैं। तो रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम अलग होता है, रिस्पायरेशन अलग होता है और ब्रीथिंग अलग होती है। सही है। तो एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब रिस्पायरेशन क्या होता है, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। अब गैसेज एक्सचेंज किस तरह होती है वो आगे मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, जिसमें अल्विलाई जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और वहीं पे जो है गैसेज एक्सचेंज होती है। गैसेज एक्सचेंज क्या होती है कि ऑक्सीजन को लेके आना और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बॉडी से निकालना, तो यही सिंपल गैसेज एक्सचेंज होता है। लेकिन आगे डायग्राम है उससे मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, रिस्पायरेटरी रेगुलेशन इंक्लूड द बोथ न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल टू मेंटेन द करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि न्यूरल एंड केमिकल जो हमारे पास ये कुछ रेगुलेशंस होती है रिस्पायरेटरी, जो क्या करती है, मेंटेन करती है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
या ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, तो उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको जो है ये चीज़ें जो है मोस्टली मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे कि न्यूरल एंड केमिकल जो हमारे पास रेगुलेशन ये होती है, ये दोनों क्या करते हैं, आपकी जो कंसंट्रेशन होती है जो ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन आइंस की, इन सब को क्या करता है, वो मेंटेन कर रहा होता है। सिंपल इज़ दैट। सही है। अच्छा, द बॉडी रिस्पायरेटरी सेंटर इज़ लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स ऑफ द ब्रेन। अब मेडुला ऑब्लांगेटा की अगर हम बात करें तो हमारे पास ब्रेन का जो पार्ट्स है वो क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है कि रेगुलेट करता है किसको, मेडुला उसको एंड मेंटेन करता है किसको, ऑक्सीजन को। सही है, ताकि वो स्टिमुलेट करे मेडुला को, ताकि वो फिर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ ले सकें। सिंपल इज़ दैट। क्योंकि हमारे पास जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो इस वजह से जब ऑक्सीजन बॉडी में कम होता है तो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा जो आपके नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन का पार्ट है वो क्या करता है, वो मेडुला ऑब्लांगेटा को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जब वो स्टिमुलेट होता है तो वो फिर क्या कर देता है, वो आपकी ब्रीथिंग को इंक्रीज़ कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप ऑक्सीजन ले लेते हो। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, द मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेटरी रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेशन द फैक्टर इन्वॉल्व्स। हमारे पास कुछ मैकेनिज़्म है उसके थ्रू जो है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसके मैकेनिज़्म ये है, एक नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। इस यूनिट में ज़्यादातर हमारा फोकस भी इसी पे है कि नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम ये जो है किस तरह ये रेगुलेट करता है चीज़ों को। तो दीज आर द मैकेनिज़्म ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। सिंपल इज़ दैट। सही है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अच्छा, हमने आपसे ये कहा कि जैसे कि ये डायग्राम है इसको हम समझा देते हैं कि जैसे अगर हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन की हम बात करें तो रिस्पायरेशन में मोस्टली हम देखते हैं कि गैसेज एक्सचेंज होता है। तो ये गैसेज एक्सचेंज जो होता है ये क्या होती है कि मोस्टली ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात हो रही है। सही है। तो उनमें किस तरह और ये गैसेज एक्सचेंज हमारे पास टेक प्लेस होता है कहाँ पे, अलविलाई में। मोस्टली अलविलाई में ये टेक प्लेस होता है। अब देखो हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ से हम जितना भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सही है, वो ऑक्सीजन इनहेल करते तो वो हमारे पास लंग्स में आ जाती है। तो ये याद रखना कि हमारे पास जितना भी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है। तो इस वजह से आपने ये मेक श्योर करना है क्योंकि ऑक्सीजन जो है हम जो है इंस्पायर जो बाहर से जो एनवायरनमेंट से हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज़ की बात करते हैं। सही है। तो यहाँ पे बहुत कम होता है। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, जो फ्रॉम हार्ट से जो ब्लड लेके आ रही होती है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो उसमें क्या होता है मोस्टली उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सही है। वो यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये ब्लड जो आ रहा होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारे पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो जहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो कम है। सही है। और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मेनली आपको ये बताता है कि जहाँ पे आपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आना है तो क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा कि जितना एयर जो है हमारे लंग्स में है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आता है, यहाँ पे बहुत कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसकी वजह से ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये डिफ्यूजन होगा। यानी कि ऑक्सीजन जो है ये हमारी कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी आर्टरी पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा लंग्स से, जब यहाँ पे आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से मूव करेगा उसकी तरफ। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इस वजह से वो उसने यहाँ पे मूव किया। जब यहाँ पे मूव किया तो फिर ये हमारे पास पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है ये ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में यानी कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, ये सारा डिफ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरह ये होता है कि गैसेज एक्सचेंज जो है हम किस तरह करते हैं। तो हमारे अलविलाई जो मोस्टली जो है हमारे पास क्या करती है, गैसेज एक्सचेंज परफॉर्म करती है। तो ये सिंपल डायग्राम है, इसको जस्ट देखिए तो इस वजह से आपको आइडिया हो जाएगा जो गैसेज एक्सचेंज होता है कि वो किस तरह होता है। ठीक है। तो गैसेज एक्सचेंज मैंने बताया कि वो हमारे पास अलविलाई में होती है और वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनके गैसेज एक्सचेंज होता है कि जहाँ पे अब पल्मोनरी आर्टरी में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है
तो वो फिर क्या करता है, वो हमारे पास लंग्स में जाके वो फिर एक्सपायर्ड हो जाता है, यानी कि बाहर की तरफ चला जाता है। तो इस तरह इंस्पायर होता है, तो यहाँ पे लंग्स में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो हमारे पास इस पल्मोनरी आर्टरी में आके और यहाँ से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये पूरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हो जाती है। तो इस वजह से जो ऑक्सीजन की जो हम गैस एक्सचेंज की बात करते हैं, इस तरह ये गैस एक्सचेंज हो रही होती है। सिंपल इज़ दैट। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि गैस एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन एज गैस मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एट द रिस्पायरेशन मेम्ब्रेन ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द अल्विलाई इनटू द ब्लड वेल कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द अल्विलस। यही बात है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो मूव करता है कहाँ से, अल्विलाई से कहाँ पे, ब्लड की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से मूव करता है अल्विलाई की तरफ। ये क्यों? क्योंकि वो जो हायर कंसंट्रेशन की वजह से। सिंपल इज दैट। दूसरा है मोस्ट ऑक्सीजन 97% के राइट टू दी टिश्यूज़ क्लोजली कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन इन द रेड सेल्स आरबीसीज। आपको पता है कि हमारे पास जो HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ जो हमारे जो ऑक्सीजन होता है वो क्लोजली बाइंड होता है। सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वजह से हम देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो 97% जो है जो हमारे जो ब्लड मूव कर रहा होता है तो उसमें ऑक्सीजन की लेवल इतनी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो HB के साथ बाइंड होता है। और BCs क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन के पास जो है हमारा ऑक्सीजन जो 4 ऑक्सीजन है वो बाइंड होता है। सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एनीमिया विच इज़ टू फ्यू आरबीसीज और लो हीमोग्लोबिन लेवल इम्पेयर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। तो इस वजह से एनीमिया क्या होता है, जिसमें आपकी आरबीसीज लेवल कम होती है और हीमोग्लोबिन भी बहुत कम होता है उसका लेवल, तो ऑक्सीजन की जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन है वो भी कम हो जाती है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम SOB की बात करते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों कम हो जाती है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होती है, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग की अगर हम बात करते हैं, वो इसी वजह से होती है कि मोस्टली आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन होता है, जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऑक्सीजन भी कम होती है, जिसकी वजह से फिर आपको क्या हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। Respiratory rate normally are highest in the neonate and the infant, gradually slowing in the adult। अब respiratory rate की जब हम बात करते हैं नॉर्मली आप देखें तो वो जो है हमारे इन्फेंट में बहुत ज़्यादा होता है, और जब इन्फेंट की बात करें neonate और एडल्ट में उसकी respiratory rate जो है वो कम होता है। ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट नंबर 4 है वाइटल साइन, उसमें हमने डीपली ये चीज़ें डिस्कस की है, तो उसमें अब देख लेना। अच्छा स्टूडेंट, रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द इन्वायरमेंट एंड इन्वॉल्व 4 कंपोनेंट्स। ये हमारे पास जो हम उसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, 4 कंपोनेंट्स में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। इसको हम देखते हैं कि ये 4 कंपोनेंट्स क्या होता है, 4 टाइप ऑफ रिस्पायरेशन की बात करते हैं या 4 कंपोनेंट्स होते हैं, तो इनको देखते हैं कि किस तरह रिस्पायरेशन में या गैस एक्सचेंज के दौरान जो है ये मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। एक है वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। वेंटिलेशन या ब्रीथिंग सेम चीज़ है, वो इसको कहते हैं कि जब आप इनहेल और एक्सेल करते हैं, सही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वेंटिलेशन कहते हैं या ब्रीथिंग कहते हैं। अल्विलर कैपिलरी गैस एक्सचेंज की जब बात करते हैं, विच इन्वॉल्व द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द अल्विलाई बाय द पल्मोनरी कैपिलरीज। जो पल्मोनरी कैपिलरीज की हमने बात की, सही है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको हम क्या कहते हैं, अल्विलर कैपिलरी गैस एक्सचेंज। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द टिश्यू एंड लंग्स। जो टिश्यू और लंग्स के बिटवीन में जो ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, सही है, टिश्यू और लंग्स से मतलब टिश्यू से किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लंग्स में आ रहा होता है, और फिर हमारा ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ तक किस तरह पहुंच रहा होता है, इस ट्रांसपोर्टेशन को हम यही कहते हैं सिंपल। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट की बात करते हैं बिटवीन द सिस्टमेटिक कैपिलरीज एंड द टिश्यू। जो सिस्टमेटिक कैपिलरीज के थ्रू जो है वो किस तरह हमारे पास जो कैपिलरीज जो है सिस्टमेटिक कैपिलरीज एंड टिश्यूज़ में किस तरह इन दोनों के बिटवीन जो है किस तरह वो मूव करता है, तो वो चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि जैसे मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन दी सिस्टमेटिक कैपिलरीज एंड टिश्यूज, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है मतलब कैपिलरीज और टिश्यू के बिटवीन में, तो वो जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की किस तरह वो मूवमेंट होती है। तो सिंपल इज़ दैट।
इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, सिंपल है। अच्छा, विच फैक्टर अफेक्ट, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मोस्टली क्या करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द रिस्पायरेटरी फंक्शन को, कौन से फैक्टर है जो मोस्टली हमारे रिस्पायरेटरी फंक्शन को अफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ऑक्सीजनेशन अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये दोनों को अफेक्ट कर रहा होता है दीज फैक्टर। हम सबसे पहले बात करते हैं एज की। एज के बारे में आपको पता है कि डिफरेंट एज में उनकी जो रिस्पायरेटरी और मतलब डिफरेंट एज फैक्टर होता है जिनमें रिस्पायरेटरी फंक्शन जो है वो किस तरह अफेक्ट करता है। सही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एज बढ़ती है तो उसकी वजह से उनकी जो रिस्पायरेटरी फंक्शन है वो थोड़ी सी अल्टर हो जाती है, उसमें चेंज आती है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट में अगर हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल कोई चीज़ की बात करते हैं, लेट सपोज इन्वायरमेंट क्या होता है बेसिकली, जब हम नहीं दिख रहा, अच्छा ये रहा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होते हैं, इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें कि कोई भी फिज़िकल हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पोल्यूशंस की बात करते हैं, तो ये सारा क्या है, ये हमारा इन्वायरमेंट है जो मोस्टली हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होता है। मतलब इन्वायरमेंट मतलब जिस तरह की इन्वायरमेंट होती है जिसमें पोल्यूशन होती है, डस्ट होती है, तो ये सारे इन्वायरमेंट जो है मोस्टली अफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं कि लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं। लाइफ़स्टाइल में क्या होता है कि उनकी अपनी लाइफ़स्टाइल है, मतलब उनका लेट सपोज़ उनका उठना बैठना खाना पीना जो भी उनकी लाइफ़स्टाइल है तो वो देखते हैं। हेल्थ स्टेटस देखते हैं कि उनको कोई बीमारी डिजीज़ तो नहीं है, तो वो भी मोस्टली जो है उनकी जो डिज़ीज़ होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है या रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती है, जिसमें COPD आती है, जिसमें हार्ट फेलियर की हम बात करते हैं, तो मोस्टली वो क्या करता है, वो आपकी रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को अफेक्ट कर रही है। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन भी होती है जो मोस्टली अफेक्ट कर रही होती है, जैसे मॉर्फिन हो गई, जैसे सेडेटिव मेडिसिन हो गई, तो वो भी आपकी रिस्पायरेटरी फंक्शन को अफेक्ट कर रहा होता है। कुछ स्ट्रेस होती है, मोस्टली जो स्ट्रेस होती है वो भी क्या करती है, आपकी रिस्पायरेशन सिस्टम को जो है इफ़ेक्ट कर रही होती है। सही है, तो ये एक एक चीज़ को आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट के क्या होते हैं। ठीक है, अब आ जाए, यहाँ पे लिखा है कि एज क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेटस कैन बी इन्फ्लुएंस बाय एज। एज के हिसाब से जो है ये इन्फ्लुएंस कर रहा होता है जो ऑक्सीजनेशन स्टेटस है। दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर में हम बात करते हैं, हीट की बात करते हैं, पोल्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं, तो ये मोस्टली क्या करता है, इफेक्ट करता है क्लाइंट हु आर एक्सपोज टू डस्ट, एनिमल डेंजर एंड टॉक्सिक केमिकल। तो इसके लिए क्या है, ये उसकी रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं या उसको ज़्यादा ये एक्सपोज कर रहा होता है। इन होम या वर्क प्लेस एट द इंक्रीज द रिस्क ऑफ द अल्टरेशन इन द ऑक्सीजनेशन, जो उसकी ऑक्सीजनेशन को या उसकी ऑक्सीजनेशन पैटर्न को अल्टर कर सकता है। अच्छा, स्मोकर्स की बात करते हैं कि दोज एक्सपोज टू सेकंड हैंड स्मोकर शुड बी क्वेश्चन एज टू टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ ईयर एक्सपोजर। जो स्मोकर होता है या सेकंड हैंड स्मोकर होता है तो उनकी वजह से भी क्या होता है कि उनकी रिस्पायरेशन जो है वो मोस्टली क्या होती है कि वो इफेक्ट हो रही होती है या उनकी रिस्पायरेशन जो है ऑक्सीजनेशन जो है वो अल्टर हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे कि लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि लाइफस्टाइल फैक्टर अफेक्ट द क्लाइंट ऑक्सीजनेशन, किस तरह स्टेटस लाइफस्टाइल जो है वो अल्टर करता है। फिजिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्टिविटी की बात करते हैं, सही है, जो क्या करता है, एक्टिविटी इंक्रीज द रेट ऑफ डेप्थ ऑफ द रिस्पायरेशन। जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी रिस्पायरेशन को बेहतर कर देता है। ऑक्यूपेशन प्री डिस्पोजिंग इंडिविजुअल टू लंग डिजीज़, मतलब कुछ और ऑक्यूपेशन प्री डिस्पोजिंग जो होती है, जैसे लेट सपोज किसी डस्ट की कहाँ पे डस्ट है, डस्ट में काम कर रहा है या इस तरह की गारमेंट्स की चीज़ें है वहाँ पे काम कर रहे हैं तो मोस्टली उससे उसके इफेक्ट होगा। डिजीज़ प्रोसेस की बात करते हैं, ऑक्सीजनेशन अल्टरेशन कैन बी ऑफन द ट्रेस डिजीज स्टेटस रिलेटेड टू द अल्टरेशन इन द वेंटिलेशन, अल्वियोलार गैस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजन अपटेक। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे डिजीज़ होता है तो उनकी वजह से अल्ट्रेशन आती है, किसमें, वेंटिलेशन में, अल्वियोलार गैस एक्सचेंज में या ऑक्सीजन अपटेक में या सर्कुलेशन की जब बात करते हैं। तो मैंने डिजीज़ स्टेट्स में अफेक्ट दी ऑक्सीजनेशन, बहुत सारे डिजीज़ स्टेट्स से जिसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा क्या करता है, उनको अफेक्ट कर रहा होता है। जिससे अगर हम COPD की बात करते हैं, COPD क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है जो जहाँ पे हम ऑब्स्ट्रक्शंस की बात करते हैं, सही है। तो ये चीज़ें। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि एथलीस्टेसिस की बात करते हैं,
तो ये क्या होता है कि बेसिकली इसको हम कहते हैं कि लंग्स का कोलैप्स हो जाना, ये कहलाता है। दूसरा हमारे पास है एथेरोस्क्लेरोसिस की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है जहाँ पे फैट प्लग जो है वो क्या होते हैं लंग्स में बनते हैं, जिसकी वजह से मतलब एक क्लॉट बन जाता है। सही है, फैट्स प्लग जो है वो क्या होते हैं हमारे लंग्स में जो है बनते हैं, जैसे हमारे ब्लड वेसल जो होते हैं, आर्टरीज जो होती हैं, उसमें क्या हो जाता है क्लॉट बन जाता है लंग्स में, तो उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। हार्ट फेलियर जो है, सिंपल हार्ट फेलियर और फिर एनीमिया आपको बताया गया है कि एनीमिया क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अच्छा, दूसरा मेडिकेशन की बात करते हैं कि वैरायटी ऑफ द मेडिकेशन कैन बी डिक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ द रिस्पायरेशन। जो वैरायटी ऑफ मेडिकेशन है तो उसको हम देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन है जिसकी वजह से जो है आपकी रेट एंड डेप्थ जो रिस्पायरेशन है वो डिक्रीज़ होती है। उसमें हमारे पास ज़्यादातर जो सेडेटिव मेडिसिन है, हाइपोनोटिक्स या एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो है, यानी कि डाइज़िफाम वगैरह है, या नेक्रोटिक जो है, लेट सपोज मॉर्फिन है। तो मॉर्फिन से क्या होता है, मोस्टली इस तरह के मेडिसिन से क्या होता है आपकी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको थोड़ा अल्टर कर देता है, तो इनमें सेडेशंस होती है, जैसे डाइज़िफाम की बात करते हैं, मॉर्फिन की बात करते हैं। सही है, ये नारकोटिक्स मेडिसिन होती है जिसकी वजह से क्या होती है सेडेशन होती है और उनकी रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। स्ट्रेस की बात करते हैं, मोस्टली स्ट्रेस क्या होता है कि स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये क्या होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस की वजह से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। जब वो स्टिमुलेट होता है तो वो क्या करता है, वो हमारा एफिनेफ्रिन जो है उसको रिलीज़ करता है ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड काज दी ब्रोंक्यूल्स टू डायलेट, और फिर इसकी वजह से हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से होते हैं, ये जो है स्ट्रेस की वजह से होता है। तो मैंने कहा था कि न्यूरल एंड केमिकल जो है ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करता है आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट कर रहा होता है। सिंपल इज़ दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर अल्ट्रेशन की बात करें, जैसे द वर्ड हाइपोक्सिया, हाइपो मीन कम, जिया मीन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। सही है, तो यहाँ पे है कि इनसफिशेंट ऑक्सीजन की हम बात करते हैं कि कंडीशन स्टेट विच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनसफिशेंट फॉर नॉर्मल लाइफ, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की जो लेवल है वो इनसफिशेंट हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, इसका हाइपोक्सिया। अच्छा, मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपोक्सिया आर, जब हाइपोक्सिया होगा हाइपोक्सीमिया होगा। सही है, हाइपोक्सीमिया। अब हाइपोक्सीमिया क्या होता है, हाइपो मीन जो है वो कम होगा, हाइपो, और ईमिया मतलब ब्लड। सही है, तो क्या होगा, और जो हाइपो ईमिया, सही है, तो ईमिया मतलब ब्लड को कहते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाइपोक्सीमिया, जो ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होगा, उसी को हम कहते हैं कि उसको हाइपोक्सीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से क्या मैनिफेस्टेशन होती है, उसका जो पल्स है वो रिपीट हो जाएगा, रिपीट शैलो रिस्पायरेशन करेगा, इंक्रीज द रेस्टलेसनेस, मतलब उसकी रेस्टलेसनेस जो है वो रेस्ट कम हो जाएगी। सही, वो थोड़ा सा इरिटेट होगा। फ्लेयरिंग नेरेस नॉस्ट्रिल वाइडन वेल वाइल ब्रीथिंग, जब वो ब्रीथ करेगा तो उसकी नॉस्ट्रिल जो है वो थोड़े से वाइडन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो ये नॉर्मल तो नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस में इस तरह होती है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब हाइपोक्सीमिया होता है, जब ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, इस कंडीशन में ये चीज़ें होती है। साइनोसिस क्या होता है, जहाँ पे हम जो है ऑक्सीजन की डिफिशेंसीज़ की वजह से साइनोसिस आपने देखा होगा कि डिस्कलरेशन की हो जाता है और ब्लूइश कलर हो जाता है। ये साइनोसिस आपने पढ़ा भी है, लेकिन हम आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टर रिस्पायरेशन फंक्शन, किस तरह मैनिफेस्टेशन है कि हमें किस तरह मैनिफेस्ट होगा कि हमारा अल्टर रिस्पायरेशन फंक्शन जो है वो अल्टर हुआ है। जब रिस्पायरेशन फंक्शन जो अल्टर हो जाता है तो उसको किस तरह मैनिफेस्ट किया जाता है। एक तो कफ होगा, स्प्यूटम प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, SOB, पेन, प्रेशर इन द चेस्ट, पेन होगा, और प्रेशर भी होगा चेस्ट पे। सही, मतलब हैवीनेस होगा। अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड होगी, ब्रीथ साउंड नॉर्मल नहीं होगी। एसेसरी मसल यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा मसल यूज़ कर रहा होगा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है मसल की वो बहुत ज़्यादा होगा। साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी। क्लबिंग फिंगर्स रिजल्ट फ्रॉम द क्रॉनिक लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, जब क्लबिंग की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम नेल की बात करते हैं, सही, तो नेल क्या हो जाएगा कि ये इस तरह ऊपर यहाँ से चला जाएगा, तो उसकी फिर अपनी एंगल है, हमने हेल्थ असेसमेंट में आपको पढ़ाया है
कि क्लबिंग जब होती है तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे जहाँ पे लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल होती है तो उसकी वजह से आपकी जो क्लबिंग है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एबनॉर्मल फाइंडिंग है जिसकी वजह से जिसकी ऑक्सीजन अल्ट्रेशन की वजह से ये सारी चीज़ें आपको सामने आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, इसको मेक श्योर करें कि उपनिया की बात करते हैं कि नॉर्मल रिस्पायरेशन, उपनिया मतलब नॉर्मल रिस्पायरेशन, जब हम नॉर्मली रिस्पायरेशन कर रहे हैं उसको हम या उसको मतलब एफर्टलेस होता है उसको उपनिया कहते हैं। सही है, उपनिया मीन नॉर्मल होता है। अच्छा, अब नॉर्मल कितना होता है हमारे पास 18 to 20 ये हमारे पास नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट होता है इन एडल्ट। अब यहाँ से अगर ये जो रिस्पायरेशन रेट है वो ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ होता है, तो इट्स मीन कि वो टिकेपनिया है। टिकेपनिया मीन रिपीट रिस्पायरेशन की बात करते हैं। ब्रेडिपनिया अगर इससे डिक्रीज़ हो रहा है तो ब्रेडिपनिया एबनॉर्मल या स्लो रिस्पायरेशन। अच्छा, एपनिया आपने समझना है कि द वर्ड एपनिया और डिस्पनिया। सही है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ए आता है तो समझो कि एब्सेंस। सही है, जहाँ पे डी आता है तो समझो कि डिफ़िकल्टी। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, तो एपनिया में क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग होगी, और तोपनिया तो इनएबिलिटी टू ब्रीथ इजली ओनली विद द स्टैंड और सिटिंग पोजीशन। अर्थोपनिया मतलब जैसे ऑर्थोपेडिक, जब हम ऑर्थोपनिया की बात करते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की बात करते हैं, तो ऑर्थोपनिया क्या होता है कि जब पेशेंट एक सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं तो उस पोजीशन में भी उनकी जो प्रॉब्लम, जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो क्या होते हैं, वो सही तरह ब्रीथ नहीं कर पा रहे होते, तो उसको ऑर्थोपनिया कहते हैं। जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में स्पेशली या सिटिंग पोजीशन में वो होते हैं तो वो इनहिबिलिटी होती है कि वो ब्रीथ कर सके। डिस्पनिया मैंने बता दिया, डिस्पनिया या एसओबी। सही है, सिंपल इज़ दैट। दूसरा हमारे पास एक्सर्शनल डिस्पनिया, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग विद एक्टिविटी, जब वो कोई काम कर रहा होता है तब उसको डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग होती है तो उसको एक्सर्शनल डिस्पनिया कहते हैं। साइनोसिस, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, नेल बेड्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो साइनोसिस का कहाँ से पता चल जाता है, स्किन से, नेल बेड से और म्यूकस मेम्ब्रेन से। ड्यू टू द रिड्यूस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सेचुरेशन, जहाँ पे हीमोग्लोबिन सेचुरेशन लेवल जो है वो कम हो जाती है। सिंपल इज़ दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करते हैं कि हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है। हाइपोवेंटिलेशन जैसे कि हम बात करते हैं इनएडिक्वेट अल्विलर वेंटिलेशन में भी काज बाय द आइदर स्लो या शेलो ब्रीथिंग ऑन बोथ। तो वेंटिलेशन क्या होती है, वेंटिलेशन जिस तरह हम इनहेल और एक्सेल की बात करते हैं, सही है, वो सही तरह इनहेल एक्सेल आप नहीं करेंगे तो इसको हम कहते हैं कि हाइपोवेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन क्या होती है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज मूवमेंट ऑफ द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, बहुत ज़्यादा होगा तो उसको हम हाइपर कहते हैं। निमोथोरेक्स की बात करते हैं स्टूडेंट। निमोथोरेक्स क्या होता है कि जहाँ पे निमोथोरेक्स, सही है, जहाँ पे क्या होता है कि एयर की अकमुलेशन होती है इन द प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ एयर अकमुलेशन हो जाता है। अब प्लूरल कैविटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास प्लूरल कैविटी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 2 लेयर्स होते हैं, एक विसरल लेयर है और एक पेराइटल लेयर है। तो ये विसरल और पेराइटल लेयर जो होते हैं हमारे पास नॉर्मली जब हम प्लूरल लेयर्स की बात करते हैं तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। सही, एक विसरल लेयर है और एक पेराइटल लेयर है। तो विसरल लेयर जो है वो लंग्स के ऊपर होता है और पेराइटल लेयर जो है ये हमारे पास जो है चेस्ट वॉल के करीब होता है। तो सिंपल इज़ दैट। तो ये चीज़ें आपने समझनी है कि इन बिटवीन द विसरल एंड द पेराइटल लेयर जो है उसमें जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटीज़ कहते हैं। सही है, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है एयर जो है वो अकमुलेशन होता है। जहाँ पे एयर की बात होती है तो न्यूमोथोरेक्स होता है, नीमो मीन एयर। अच्छा, जहाँ पे हीमो की बात होती है तो हीमो मीन ब्लड, यानी कि ब्लड जो है वो प्लूरल स्पेस में आ जाता है। सही, प्लूरल स्पेस में जब आता है। प्लूरल इफ्यूजन की बात करते हैं तो एक्सेसिव फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, जब प्लूरल स्पेस की बात करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव। प्लूरल कैविटी की बात करते हैं क्योंकि हमारे पास प्लूरल कैविटी होती है, लंग्स के अगर ऊपर देखें तो हमारे पास प्लूरल कैविटी होती है जहाँ पे प्लूरल फ्लूइड्स पाए जाते हैं और उसके बाद फिर प्लूरल मेम्ब्रेन भी होता है। सही है, तो उसके अंदर जब होता है उसको हम निमोथोरेक्स कहते हैं। जहाँ पे प्लूरल स्पेस की बात करते हैं मतलब जो विसरल एंड पेराइटल कैविटीज़ के बीच में जो होता है वहाँ पे अगर ब्लड अकमुलेशन होती है तो उसको हेमोथोरेक्स कहते हैं। प्लूरल इफ्यूजन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सेसिव फ्लूइड्स जो है वो आ जाता है जिसको हम इफ्यूजन कहते हैं। आपने इफ्यूजन सुना होगा कि प्लूरल इफ्यूजन हुआ है या
इफ्यूजन जब होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स आता है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो सारे फ्लूइड्स को लंग से निकाल रहे होते हैं। सही है। अच्छा, दूसरा हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन है, तो उसको हम ऑक्सीजन सेचुरेशन कहते हैं। हाइपोक्सीमिया, जो आप मतलब जब पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं ना, तो उसमें भी हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, तो उसमें क्या है कि उसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम देख रहे होते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ कितना है। हाइपोक्सीमिया, रिड्यूस द ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सिया, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन द टिश्यू, बॉडी टिश्यू, जब बॉडी टिश्यूज़ में हमारे पास ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंच रही होती, तो सिंपल इज। हाइपरकेपनिया या हाइपर कार्बिया, मतलब दोनों सेम वर्ड है, सेम टर्म है। हाइपरकार्पनिया जो है केपनिया, हाइपरकेपनिया मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जहाँ पे हाइपोकेपनिया होगा, डिक्रीज़ होगा। टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे पास जो टाइडल वॉल्यूम है, जितना भी एयर हम 1 मिनट में या पर ब्रीथ जो है हम जितना इनहेल और एक्सेल करते हैं, वो हमारे पास कितना, वो क्या होता है, वो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, जो कि 500 ml पर ब्रीथ होता है हमारे पास। सही, जो 70 kg एडेड काम दे के, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, वो हम देखते हैं कि 70 kg के जो पर्सन है उसको वो पर ब्रीथ में कितना इनहेल एक्सेल करता है, 500 ml करता है। सही है। तो हमारे पास इसमें बहुत सारे वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। सही है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या करता है, जो ज़्यादा एफर्ट लगाता है वो एयर को जो है इनहेल करने में। सही। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जो ज़्यादा एफर्ट होता है जो एक्सेल करने में, जो एयर निकालते हैं। तो उसको रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, जो रह जाता है, तो वो आपका जो लंग्स में जो एयर जितना रह जाता है ट्रेकिया में, तो उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये सारा हमारे पास सिंपल इज दैट के ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे रिस्पायरेटरी आपको ये समझा दूँ कि हमारे पास जो है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूँ ताकि समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें कि निमोथोरेक्स की बात करते हैं, एयर इन द प्लूरल स्पेस काजिंग द लंग्स कोलेप्स। अब देखो जहाँ पे क्या होता है कि निमोथोरेक्स में क्या होता है कि यहाँ पे एयर अकोमोडेशन आ जाती है। ये देखो, ये हमारे पास प्लूरल कैविटी है, सही है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। अब बाहर की तरफ देखते हैं, ये प्लूरल कैविटी है, और अंदर की तरफ देखते हैं तो ये हमारे पास 2 लेयर्स होते हैं, एक पेराइटल होता है और एक हमारे पास जो ऊपर होता है ये पेराइटल है, जो नीचे होता है जो चेस्ट के करीब होता है ये वाला, सही, चेस्ट कैविटी के साथ। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये विसरल है और ये पेराइटल है, सिंपल इज दैट। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें निमोथोरेक्स, एयर इन दी प्लूरल स्पेस काजिंग द लंग कोलैप्स, जिसमें लंग कोलैप्स जो होते हैं मोस्टली अगर ज़्यादा एयर अकोमोडेशन होगा, तो अकोमोडेशन ऑफ ब्लड, प्लूरल स्पेस में क्या होता है, अकोमोडेशन ऑफ ब्लड होता है, सिंपल इज दैट। सही। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एम्फाइमा की बात करते हैं कि कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल स्पेस, जो प्लूरल स्पेस होता है, जो ये प्लूरल स्पेस है, सिंपल इज दैट, ये प्लूरल स्पेस कहलाता है। ये किस में होता है, प्लूरल स्पेस बिटवीन दी विसरल एंड पेराइटल, जो हमारे पास वो होता है उसके बिटवीन होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये समझना है कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो है वो कौन कौन सी होती है, तो आपको ये बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ ताकि हमें पता चले। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि जहाँ पे हम निमोथोरेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेक श्योर करें जो प्लूरल स्पेस है, ये हमारे पास प्लूरल स्पेस है, तो यहाँ पे एयर अकोमोडेशन हो जाती है, सही है। अच्छा, जहाँ पे हम बात करते हैं कि जहाँ पे प्लूरल स्पेस में क्या होता है कि ब्लड अकोमोडेशन हो जाती है, तो इसको हम फिर हीमोथोरेक्स कहते हैं। जब एयर अकोमोडेशन होती है तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, फर्दर लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, सही है। अच्छा, दूसरा हम ये देखते हैं कि ये प्लूरल स्पेस जो होता है ये कहाँ होती है, ये बिटवीन दी जो हमारे पास जो लेयर्स होती है, प्लूरल लेयर्स होती है, उसमें हम देखें तो 2 लेयर्स होते हैं। जैसे अगर हम विसरल लेयर्स की बात करते हैं और पेराइटल लेयर्स की बात करते हैं, तो ये इनके बिटवीन होता है। अब विसरल लेयर जो होता है चेस्ट के ऊपर होता है, और पेराइटल लेयर जो है वो चेस्ट वॉल के करीब होता है, सिंपल इज़ दैट। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको समझाना था। दूसरा अगर हम ये कहें, ये देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर एम्फाइमा की बात करते हैं, द वर्ड एम्फाइमा, तो इसको ये समझे कि जहाँ पे प्लूरल स्पेस है
तो यहाँ पे क्या होती है, पस अकमुलेशन होती है, सही है, पस अकमुलेशन होती है। और जहाँ पे हम प्लूरल इफ्यूजन की बात करते हैं, सही है, अच्छा, तो वहाँ पे फ्लूइड अकमुलेशन होती है, कहाँ पे, प्लूरल स्पेस में, ठीक हो गया। तो ये क्या होती है, ये हमारे पास डिजीज़ है जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होती है मोस्टली। ये क्या करती है, ये आपकी जो ऑक्सीजनेशन है उस पैटर्न को अल्टर कर सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास अब हमने ये बात की कि लेट्स सपोज, अच्छा, ये हमारे पास यूनिट, इस यूनिट का जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 2 जो है ये आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।